अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे एमजीटी 101 के लेसन नंबर 9 को। देखते हैं इसकी हेडिंग है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटिन्यूड। ये 8 लेक्चर का एक कंटिन्यूड पार्ट है। आपने सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले आप लेक्चर नंबर 8 को थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि उसमें क्या क्या है, तो फिर आप इसकी तरफ आएं। और प्लीज लेक्चर को गौर से सुने। हर लेक्चर के एंड पे जो भी बुक्स मैं आपको यहाँ पे कवर करवा रही हूँ उसके एंड पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए होते हैं, तो आप सब लेक्चर को केयरफुली सुने ताकि आपको पता चले कि एंड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है या इस लेक्चर में से आपने क्या क्या रीड आउट करना है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले वो क्या कह रहे हैं, लर्निंग ऑब्जेक्टिव कि इस लेसन में आप क्या क्या सीख सकते हैं। क्या क्या आप देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है और आप बैलेंस शीट ड्रॉ करना सीखेंगे, आपको जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अच्छा, उसके बाद सबसे पहले क्या है, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो आप बिजनेस में लगाते हैं और वो आपको लॉन्ग टर्म की बेस पे फायदा देते हैं। जैसे कि प्लांट हो गए, मशीनरी हो गई, ये आपको फायदा देते रहते हैं। बिल्डिंग होगी, आपकी लैंड हो गई, ये सब चीजें। उसके बाद लायबिलिटीज क्या होती है, ऐसी डेट्स और ऑब्लिगेशन होती है बिजनेस की जो आपको हर हाल में पे करना पड़ती है। यानी बिजनेस पे आपने जो कर्ज लिया होता है उस पे आपको जो अदायगियां करनी पड़ती है, उस कर्ज को देना पड़ता है, वो आपकी लायबिलिटीज होती है। और जो पर्सन इनको ऑन करता है यानी इनको लेता है उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स। ये आपके पेबल अकाउंट्स होते हैं, यानी आपको हर हाल में पे करना ही पड़ते हैं, चाहे आपको लॉस हो रहा है या आपको प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए डेबिट एंड क्रेडिट के रूल क्या है। एसेट्स के लिए क्या रूल है, अगर आपके एसेट्स में इंक्रीमेंट हो रहा है यानी वो इंक्रीज हो रहे हैं तो वो आपके डेबिट है, यानी अपने डिक्रीज हो रहा है एसेट में तो वो क्या है, क्रेडिट। और इसी तरह लायबिलिटीज इसके ऑपोजिट हो रही है, अगर लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो वो आपकी क्या है, क्रेडिट है, यानी ऑब्लिगेशंस आपको अदायगियां करनी पड़ेंगी। और अगर डिक्रीज हो रही है लायबिलिटीज में तो वो आपका डेबिट है। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स की क्लासिफिकेशन क्या है, टू टाइप के हैं। टेंजिबल एसेट्स होते हैं जो फिजिकल होते हैं, फिजिकल एग्जिस्टेंस रखते हैं, और टचेबल होते हैं। उसके बाद इनटेंजिबल क्या होते हैं, जो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते और टचेबल नहीं होते, जैसे गुडविल हो गया, कोई कॉपीराइट्स के जो इश्यूज होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हो गए, इस तरह के। उसके बाद क्या है, इनके फर्दर 3 सब हेडिंग्स क्या है। फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपके क्या होते हैं, जो कि आपको परमानेंट फायदा देते हैं, जैसे आपकी मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया। उसके बाद लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं, जो आपको एक मैनेजेबल टाइम के बाद फायदा देते हैं, यानी इसमें अपने टाइम एक ड्यूरेशन फिक्स की होती है। जजैसे कोई आपने सर्टिफिकेट लिया हुआ है, कोई सेविंग सर्टिफिकेट है या फिर कोई स्कीम है आपने इसमें अप्लाई किया हुआ है, तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद फायदा देगी। मेंशन होता है ना कि 2 इयर्स का सर्टिफिकेट है या इतने साल की स्कीम है तो उसके बाद आपको फायदा होगा। तो ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म बेस पे फायदा देते हैं। उसके बाद करंट एसेट्स क्या होते हैं, जो आप रिसीवेबल होते हैं, जो आपको एक्सपेक्ट होता है कि हमें फायदा दे रहे हैं, ये भी 1 साल के बाद दे रहे हैं, या जब आपकी बैलेंस शीट बनती है उसके बाद आपको पता चलता है मुझे फायदा हो रहा है या मुझे इससे क्या मिलेगा। अब जब लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके हाथ में आते हैं तो वो आपके करंट एसेट्स बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या है कि जिस ईयर में आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके पास आ जाते हैं, आपको रिसीव हो जाते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स आपके करंट एसेट्स में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये दर्जाबंदी क्या होती है। सबसे पहले क्या, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, ऐसा फंड होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, यानी ऑनर की तरफ से बिजनेस में जो कुछ इन्वेस्ट किया जाता है वो आपका क्या होता है, कैपिटल। अब कैपिटल का क्या फर्ज होता है कि वो बिजनेसमैन को या ऑनर को प्रॉफिट दे, उसको उसका रिवॉर्ड दे। बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है जो अपने ओनर को फायदा पहुंचाती है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, जिसमें आपने देखना होता है कि आपका बिजनेस आपको प्रॉफिट दे रहा है या लॉस। अगर आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो आपको प्रॉफिट दे रहा है, और अगर आपका बिजनेस सक्सेसफुली नहीं चल रहा तो वो आपको लॉस दे रहा है। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होती है, जो आपने स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद कोई कर्ज या जो भी आपका पेबल बैलेंस होता है वो आपने पे करना होता है, उसको क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। जैसे आपने बैंक से कोई लोन लिया है तो उसमें एक पूरा एक स्पेसिफिक टाइम होता है, तो आप उस टाइम पीरियड के बाद आपको वो लोन जो है बैंक को रिटर्न करना होता है। उसके बाद करंट लायबिलिटीज क्या होती है, जब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आप पे करते हैं उस टाइम पे वो लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज में चेंज हो जाती है, यानी जो एक्सपेक्टेड होती है, जो आपको पे करने का टाइम आ जाता है तो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज आपकी करंट लायबिलिटीज में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद बैलेंस शीट क्या होती है, इसमें आपने देखना होता है आपका अकाउंट, आपने अपने सारे बिजनेस का रिकॉर्ड देखना होता है, अपने बिजनेस को समराइज करना होता है, आपने देखना होता है कि आपका बिजनेस आपको लॉस दे रहा है या प्रॉफिट, या फिर आपको कितनी लायबिलिटीज पे करनी है, आपको कितना उस पे फर्दर क्या प्रॉफिट हुआ है, अपने बिजनेस पे आप क्या खर्च कर सकते हैं, और आपको अगर लॉस हुआ है तो आप कितना मैनेज कर सकते हैं बिजनेस में से। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने आपके साथ फॉर्मेट शेयर किया हुआ है, बैलेंस शीट का अकाउंट फॉर्म है, ठीक है। इसमें लायबिलिटीज में एक साइड पे आपकी राइट साइड पे एसेट्स आ रहे हैं और लेफ्ट साइड पे आपकी लायबिलिटीज आ रही है। और एसेट्स में फिक्स एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, करंट एसेट्स है, ठीक है। और लायबिलिटीज में क्या है, कैपिटल है आपका, नेट प्रॉफिट है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। तो इसके बाद उन्होंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया हुआ। आप हमेशा इसका एक ही मेथड है कि इनके दोनों साइड जो है वो इक्वल आनी चाहिए। अगर आपकी दोनों साइड सॉल्यूशन के बाद इक्वल आ रही है तो आपका वो सॉल्यूशन जो है राइट है। उसके बाद बैलेंस शीट रिपोर्ट फॉर्म में, ठीक है, कैसे दी होती है, इसमें रोज की सूरत में है कि पहले ऊपर एसेट्स आ रहे हैं वो एक स्टेटमेंट की सूरत में दिए हुए हैं और नीचे आपकी लायबिलिटीज आ रही है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपके साथ एक क्वेश्चन शेयर किया हुआ है। उन्होंने आपको क्वेश्चन बताया हुआ है कि आप ये क्वेश्चन ले, क्वेश्चन है आपने सबसे पहले इसकी सेंस समझनी है। आपने देखना है कि आपके पास सेल अगर है तो वो कहाँ पे पुट होंगी, किस साइड पे आएंगी, परचेजेस किस साइड पे आएंगी, परचेजेस रिटर्न किस साइड पे आएंगी, और क्या चीजें आपकी बैलेंस शीट में
यूज होंगी, ठीक है। कि इसमें थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी आपको, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये चीजें शुरू में याद हो गई तो आपकी सारी अकाउंटिंग ईजी हो जाएगी। अब देखिए, अब यहाँ पे उसने सेल्स आपको दी है, तो सेल्स आपकी राइट हैंड साइड पे आ गई, ठीक है। ये आपकी टोटल इनकम है जो आपको कोई भी प्रोडक्ट सेल करके अचीव हुई है। उसके बाद जो आपकी बाकी जो भी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या क्या आ रहा है। अब सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको याद होगा कि क्या होता है, इनकम में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है। यानी आपने जो आपने जो चीज़ें सेल की या सेल करते वक्त आपको जो जो उसमें अखराजात एक्सपेंसेस पे करने पड़े वो क्या थे। अब सबसे पहले आपने परचेजेस की हैं, परचेजेस आप तो परचेजेस आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गई 45,000। अब आप उसमें से परचेज रिटर्न है, जो परचेज रिटर्न क्या होती है, जो चीज़ आपके पास वापस आ गई है या कोई खराब थी या कुछ जो भी चीज़ आपके पास वापस आई है उस पर जो एक्सपेंसेस आए हैं वो कहते हैं 3,000। अब आपने परचेज में से परचेज रिटर्न निकाला तो आपके पास 42,000 आ गया। और जब आपने टोटल इनकम में से अपने ये एक्सपेंसेस माइनस किए 42,000 के, तो आपके पास 58,000 आ गया। अब आपने 42 और 58 को प्लस किया तो आपके पास 1 लाख आ गया। आपको पता चल गया कि दोनों साइड्स इक्वल है, मेरा ये जो कैलकुलेशन है ठीक है। अब जो इनकम थी उसकी बात खत्म होगी, अब ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट चल रहा है। अब ग्रॉस प्रॉफिट क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने नेट प्रॉफिट निकालना है। अब नेट प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, उसको फॉर्मूला याद करें। वो क्या होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस को माइनस करना होता है। अब आप दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएं, उसमें देखें एक्सपेंसेस क्या क्या थे। एक्सपेंसेस क्या थे, सैलरी सी, रेंट था, ठीक है। ये यहाँ पे आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं। आपने दोनों एक्सपेंसेस को प्लस किया, 12,000 और 5,000 को 17,000 आ गया। अब आपने 58 में से 17 निकाला तो आपको 41 आ गया। जब आपने इन सारी कैलकुलेशन को सम अप किया तो आपके पास 58,000 आ गया। आपको ये भी पता चल गया कि मेरी ये दोनों साइड्स इक्वल है। अब नीचे उसने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में ये दिया हुआ है। स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपने रोज की सूरत में सब चीजें लिखनी होती है। यानी आपने रोज की सूरत में सारी जो भी आपके पास आइटम्स है उनको रोज की सूरत में लिखा, उनको कैलकुलेट किया और उनको आपने इस तरह सॉल्व कर लिया। उसके बाद उसने आपको ये एक और पैटर्न दे दिया है, सेकंड पैटर्न। उसने कहा ये जो है करेक्ट पैटर्न है किसी भी डाटा से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का। अब ये देखिए, उसने यहाँ पे आपको चीजें उसी तरह बता दी और लेकिन उसने सी नोट 1 दे दिया। नोट 1 उसने क्यों दिया, उसने ये बताया कि यहाँ पे ये आइटम आपने ऐड करने हैं, नोट 2 की जगह आपने ये आइटम ऐड करने। करेक्ट नोट ये है तो आप उसको इस तरह से आप देख, ठीक है। उसने आपको नोट दिया है ना, तो अब यहाँ पे ये सब चीजें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पेपर में आपको नोट नहीं लिखना, पेपर में आपको ये सब चीजें इसी तरह दर्ज करनी है, इसलिए आप नोट की बजाय ये सब चीजें आप यहाँ पे ऐड करें। ये कैलकुलेशन ऐड करेंगे तो आपका ये इजी हो जाएगा, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद बैलेंस शीट आ गई। अब बैलेंस शीट के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। आपके जो एसेट्स हैं वो आपके राइट हैंड साइड पे आए और लायबिलिटीज आपकी आई लेफ्ट हैंड साइड पे। अब एसेट्स में आपकी क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी शामिल होती है, आपके डेबिटर्स शामिल होते हैं। अब कंफ्यूजन क्या है कि कैसे पता चलेगा फिक्स एसेट्स कौन से हैं, तो आपको पता है कि प्लांट एंड मशीनरी आपके फिक्स्ड होते हैं। आप उसको जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ना फिक्स कर सकते हैं और ना उसको आप जल्दी सेल कर सकते हैं। ये आपके लॉन्ग टर्म होते हैं, ठीक है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड हो गए, आपको पता चल गया ये फिक्स है। अगर आप नहीं भी लिखना चाहते, आपको कंफ्यूजन हो रही है, नहीं पता चल रहा, तो आप इसको निकाल दें अपने माइंड से। अब बस आपको ये याद रखना है कि एसेट्स में क्या चीजें आ रही हैं और लायबिलिटीज में क्या चीजें आ रही हैं। ये बाकी जो फिक्स्ड है, करंट है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, ये सब आपके सेंस के लिए और अकाउंटिंग की टर्म्स है इसलिए यूज हो रही है, ठीक है। अब डेबिटर्स है वो भी करंट एसेट्स में आया तो ये आपके पास टोटल अमाउंट आ गई। इसी तरह अब आपने जब लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज में आपने नेट प्रॉफिट इसीलिए निकाला कि आपको वो नेट प्रॉफिट इधर बैलेंस शीट में चाहिए होता है, ठीक है। अब आपने कैपिटल, आपके पास टोटल जो उसने वहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया हुआ है, आपने यहाँ पे वो ऐड किया और उसके बाद आपके पास जो नेट प्रॉफिट आया आपने वो ऐड किया। उसके बाद आपने क्रेडिटर ऐड किया। आपने ये तीनों चीजें लिखी, इनका टोटल सम अप किया और आपने देखा कि ये दोनों इक्वल आ रहा है तो आपकी कैलकुलेशन ठीक है। उसके बाद ये इसी तरह ये स्टेटमेंट फॉर्म भी उसने आपको दे दिया कि स्टेटमेंट जो फॉर्म है उसमें आप कैसे ये लिख सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट फॉर्म या स्टेटमेंट फॉर्म आपकी ये उसको सेम चीज कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसमें भी सबसे पहले आपने देखना है आपके पास क्या क्या आइटम्स आ रहे हैं, ठीक है। आपने सब क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ा, पूरे को आपने देखा, आपने माइंड में रखा कि कौन से आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहे हैं। आपने इस पे नहीं जाना ये क्रेडिट ऊपर सी लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट लिखा है तो यहाँ पे डेबिट लिखा है तो मैं ये चीजों यहाँ ऐड कर दूं और ये क्रेडिट की जगह नहीं। आपको ये याद रखना है कि जब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो आपकी लेफ्ट साइड पे क्या चीज आ रही है और आपकी राइट साइड पे क्या आइटम्स आ रहे हैं। अब इसी तरह देखें, यहाँ पे उस सेल्स आ गई, साइड पे आ गई और अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि परचेज है और परचेज रिटर्न है तो वो दोनों लेफ्ट साइड पे ही आनी चाहिए थी क्योंकि परचेज रिटर्न हमेशा माइनस होती है। अब वो उसने सैलरी सेल उसने सेल्स पे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे वो परचेज रिटर्न जो परचेज वो आपको कह रहा है कि ड्यूटी पे है, वो कस्टम ड्यूटी पे वो आपकी ऐड होनी है, ठीक है। वो आपकी क्या होनी है, ऐड हो रही है, यानी वो आपको
उसमें एडिशन करना है, और जो परचेज रिटर्न जिसके साथ होता है वो आपको माइनस करना है। उसने लिख तो इस तरफ दिया, सेल की तरफ लिख दिया, सेल के नीचे लिख दिया, लेकिन ये होगी माइनस ही होगी, क्योंकि इधर आपकी ऐड की परचेज आ रही थी इसलिए इसने इसको वहां पे ऐड कर दिया। और क्योंकि अब हमने इसको टोटल समा भी इक्वल दिखाना है, तो ये चीजें आपको मतलब अपने माइंड में रखनी है कि दो अगर टू परचेजेस एक क्वेश्चन में वेरी कर रही हैं, परचेज रिटर्न भी है और कस्टम ड्यूटी भी परचेज पे है, तो आपको जो परचेज रिटर्न है उस सूरत में उस परचेज रिटर्न को आपको सेल्स के नीचे लिखना है। ठीक है, सेल्स वाला जो पोर्शन है उसमें आपको परचेज रिटर्न लिखना है। अब यहाँ पे आपकी कस्टम ड्यूटी आ गई, यहाँ पे आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, वही फॉर्मूला के इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे निकालना है, सबसे पहले आपने परचेज ली, परचेज आपकी ये अमाउंट आ गई 1,80,000 थी, उसमें से आपने परचेज रिटर्न माइनस कर देना है, क्योंकि परचेज रिटर्न माइनस ही होगी। जब आपने उसको माइनस किया परचेज रिटर्न को, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसमें आपने ये 6,000 जो रुपीज़ है ड्यूटी वाले ये ऐड कर देना है। ठीक है, जब आपने ये ड्यूटी वाले इसमें 6,000 ऐड किया, तो आपके पास जो अमाउंट आएगी उसमें से उस अमाउंट को आपने टोटल जो सेल है आपकी इनकम है उसमें से आपने इसको माइनस कर देना है, तो आपके पास ये 16,500 रुपीज़ आ जाएगा। जब आपने इन तीनों चीज़ों को प्लस किया, तो आपके पास मेक श्योर कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये आपके पास इक्वल आएंगी, दोनों अमाउंट आपके पास दोनों साइड्स इक्वल आएंगी, तो आपकी कैलकुलेशन सही। अब यहाँ पे सेल का काम खत्म, ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। अब हमने देखना है कि हमारे पास नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है। अब इसमें ये बात आपकी समझने वाली है, इसमें आपने तवज्जो देनी है। देखिए अब एक्सपेंसेस आपके पास क्या क्या आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट का सबसे पहले नेट लॉस या नेट प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस निकाले। ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया, एक्सपेंसेस सारे नोट करें क्या क्या है, सैलरीज है, रेंट है, इक्विपमेंट की रिपेयरेंस है, उसके जो एक्सपेंसेस है, सेल्स के हैं, फ्रेट ऑन सेल है, यानी जो भी आपने सेल की है उस पर जो टैक्स आपने ड्यूटी पे की, इंटरेस्ट है, बैंक चार्जेस एक्सपेंस हुआ ना, आपका खर्च हुआ, वो आपने सब चीज़ें, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने इनकम लेने के बाद आपने माइनस करने होते हैं। ठीक है, जो ऊपर एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो एक्सपेंसेस हैं जो आपने इनकम जनरेट करने से पहले खर्च करने होते हैं, इसलिए आपके ये वो यहाँ वेरी कर रहे हैं। और जो आपने ये वाले आइटम है ये आपने इनकम के बाद माइनस करने होते हैं, डिडक्ट करने होते हैं, आपने जो जो खर्चे आपने किए वो अलग करने होते हैं, इसलिए ये यहाँ वेरी कर रहे हैं। ये चीजें आपको याद करनी है, ये तभी आपके लिए अकाउंटिंग ईजी होगी। ठीक है, जितने भी अमाउंट थी सबको टोटल किया, सम आपके आ गया 20,000, और ग्रॉस प्रॉफिट क्या था 16,500 रुपीज़। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ग्रॉस प्रॉफिट कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो यहीं पे सेंस आपको क्लियर हो जाएगी कि इसमें जो हमारे पास पैसे आएंगे वो हमारा लॉस होगा, यानी हमें उसमें खुद से एडिशन करना पड़ा है, हमें प्रॉफिट नहीं हुआ। अब लॉस हुआ है तो वो किस साइड पे आ गया, वो पे आ गया। सम अप किया तो 20,000 साइड इक्वल है, तो ये आपकी कैलकुलेशन सही। उसके बाद ये क्या आ गया, स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गया। ठीक है, स्टेटमेंट में जैसे वो पूरी एक लिखते हैं, पूरे खर्चे एक लाइन में लिखते हैं, आपका वो सब आ गया। उसके बाद ये नोट है, ये सब आपको समझने के लिए दिया हुआ है कि आपने ऐसे सम अप किया तो आपको ये चीजें आ गई। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा। इसी तरह बैलेंस शीट देखते हैं, इसमें बैलेंस शीट को भी आपने सीधा सा ऐड कर देना है, कैपिटल ऐड करना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, या यहाँ पे नेट प्रॉफिट है तो ये आपका नेट लॉस आया है, इसलिए आपने यहाँ पे नेट लॉस ही ऐड करना है। अगर आप, क्योंकि प्रॉफिट नहीं हमारा निकला, हमारा लॉस निकला था। ठीक है, हमने उसको सम अप किया, तो उसके बाद और क्या रह गया, हमारी लाइबिलिटीज उसमें क्या आ रही थी, बैंक से जो लोन लिया था वो आ रहा था, और क्रेडिटर्स आ रहे थे 28,000 आपका वो आ गया था, तो वो क्या हो गया आपका टोटल, आपने यहाँ पे सम अप कर दिया। और उसके बाद जो फर्नीचर के एसेट्स थे, डेबिटर्स आपका एसेट्स में आता है, ऑफिस इक्विपमेंट, कैश, ये सब आपका किस चीज़ में आता है, एसेट्स में आते हैं, उनको सम अप किया तो आपकी ये अमाउंट आ गई। देखा दोनों इक्वल हैं तो आपकी ये क्या, मेन बात क्या समझने वाली है, मेन बात ये समझने वाली है कि आपको याद क्या करना है, आपको याद ये करना है कि आपके पास चीज़ें, आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसमें से आपको समझ कैसे आएगा कि आपने क्या चीज़ डेबिट पे लिखनी, क्या चीज़ क्रेडिट पे लिखनी, क्या लाइबिलिटीज़ पे और क्या एसेट्स पे, तो ये आपको याद करना होगा। ठीक है, ये आपको वैसे नहीं आएगा, ये आपको याद करने से ही आएगा। आपको ये चीज़ें बस याद रखनी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। अपने आप को आप ओपन माइंड करके इसको फ्रेश तरीके से समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, बिल्कुल ईजी लगेगा। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स देखते हैं क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके क्या हैं। सबसे पहले आपको इसमें ये देखना है कि एसेट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है और उनका रूल क्या है। एसेट्स लाइबिलिटीज आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, आपको पता है, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए कि एसेट क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होती है, और इसमें मेन चीज़ ये है कि रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए रूल क्या है, आपको सबसे पहले बस इनका याद रखना है कि अगर आपको एसेट का रूल याद हो गया तो लाइबिलिटीज़
ऑटोमेटिकली इसके ऑपोजिट है, आपको उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको वो ऑटोमेटिकली याद होगा। अब क्लासिफिकेशन में वही चीज़ें टेंजिबल और इनटेंजिबल आ रही हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म करंट एसेट्स क्या होते हैं, ये इसकी भी आपको एक-एक लाइन की डेफिनेशन बस अपने माइंड में क्लियर करना है कि ये क्या है, ठीक है? उसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ करनी है आपको। ये लेक्चर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसमें ये सब चीज़ें एक-एक दफ़ा याद कर ली ना, तो आपका ये पूरी जो एमजीटी 101 है आपकी रेडी होगी, क्योंकि इसमें डेफिनेशन सिर्फ ये 3-4 चीज़ों की है, बाकी सब आपकी कैलकुलेशन है। एक दफ़ा आप ये 5-7 डेफिनेशन याद कर लें और आपका थ्योरेटिकल तैयार हो गया। अब आपको प्रैक्टिकल की तरफ आना है, कैलकुलेशन की तरफ आना है, तो उसमें आपको सेंस क्लियर करनी है कि मुझे कैसे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने जो चार्ट हैं यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं नीचे, और उसके अलावा आपको गूगल से भी कुछ मिल रहे हैं, कहीं से भी आपको एक दूसरे के साथ ग्रुप्स में मिल रहे हैं, आपके पास पहले से हैं, आप वो याद करें। आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि एसेट्स में क्या आएगा, लायबिलिटीज़ में क्या आएगा, क्रेडिट साइड पे क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं, और 2 चीज़ें आपको नेट प्रॉफ़िट निकालने का फ़ॉर्मूला और ग्रॉस प्रॉफ़िट निकालने का फ़ॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है? ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी तो समझे आपका सब सारा जो अकाउंटिंग है आपकी क्लियर होगी। तो ये आपका बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर है, इसको ध्यान से आपने समझना है, ध्यान से सुनना है। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ, सब चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। लेकिन फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा हो सके, क्योंकि इस सब्जेक्ट में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे इसके बारे में, तो प्लीज़ आप सबके साथ शेयर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।